भाई आप लोगों को पता है ना कि विक्रम वेदा जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री में स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है। तो गाइस स्वागत है आपका एक नई गालबाज पर्सपेक्टिव वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि ऋतिक ने कैसे वेदा को अपने तरीके से प्ले किया है। ऋतिक बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई रीमेक फिल्म बन रही है तो उसमें किसी आइकॉनिक कैरेक्टर को अपने तरीके से कैसे प्ले करना है। अग्निपथ वाले विजय दीनानाथ चौहान वाला किरदार तो आपको याद ही होगा। वो आइकॉनिक अमिताभ बच्चन साहब वाले किरदार को ऋतिक ने क्या खूबसूरती से अपने तरीके से प्ले किया था। इस बार बारी मकल सेल्वन यानी विजय सेतुपति के आइकॉनिक कैरेक्टर वेदा को अपने तरीके से प्ले करने की बारी है। तो गाइस मैंने कुछ सीन्स चुन लिए हैं जिनको हम ओरिजिनल फिल्म से साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे ऋतिक ने वेदा को अपने अंदाज में निभाया है। जैसे वेदा विक्रम को अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ कहानियां सुनाता था, कुछ उसी तरह अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए हमें भी कुछ कहानियां सुनानी पड़ेंगी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मैंने सोचा था कि यार जब कभी भी ये फिल्म स्ट्रीम होगी तो बनाएंगे एक वीडियो कि कैसे ऋतिक ने वेदा को क्या बढ़िया तरीके से निभाया है। और मैं आप लोगों से बोलूंगा कि यार आप इस फिल्म को देखने क्यों नहीं गए, यार बहुत गलत करा आपने। लेकिन सरप्राइजिंगली जैसे जैसे मैंने इस फिल्म का विश्लेषण किया, एनालाइज किया, तो पाया कि ऋतिक का बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्चुअली इस फिल्म के लिए प्रॉब्लम है। What? बताऊंगा क्यों, बस आप आखिर तक वीडियो में बने रहना। भाई साहब माधवन और सेतुपति साहब एक तरफ, सैफ और ऋतिक एक तरफ। इस कहानी का कोई हीरो है तो वो है डायरेक्टर डुओ पुष्कर एंड गायत्री। एक दो बार फिल्म देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि यार इन लोगों ने क्या मॉन्स्टर कहानी लिख दी है। ये बार बार फिल्म देखने पे नई नई डिटेल सामने आ रही हैं, जिसको देख के वो अली जफर साहब के एक गाने की लाइन याद आ जाती है कि जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। तो गाइस जब आप दोनों किरदारों को ऊपर ऊपर से देखोगे तो आप पाओगे कि सेतुपति साहब ने इस किरदार को कितने सटल तरीके से प्ले किया है। चेहरे पर कम या ऑलमोस्ट ना के बराबर भाव रखे हैं उन्होंने। कई सारे इमोशंस उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कन्वे किए हैं। वहीं ऋतिक के परफॉर्मेंस में ड्रामा ज्यादा है, भाव ज्यादा है, काफी एक्सप्रेसिव है वो। चलिए एक सीन के सारे समझते हैं। तो सीन कुछ ऐसे है कि वेदा का भाई जिसके बराबर वो किसी और से प्यार नहीं करता, उसके हाथ में किसी ने सरिया घोंप दिया। चलिए देखते हैं वो रेज, वो रोष दिखाने के तरीके कैसे हैं दोनों वेदाओं के। यहाँ वेदा बिना किसी भाव के साथ अपने भाई पुन्नी को छुपा रहा है, वहीं यहाँ ऋतिक की आंखों में वो दुख, दर्द, पश्चाताप सब कुछ दिख जाता है कि यार मैंने अपने भाई के साथ ये क्या करवा दिया। आगे देखो, दोबारा नहीं होगा। यहाँ ऋतिक अब हंस के अपने भाई की मासूमियत को एक्नॉलेज कर रहे हैं। अब आया एक पॉज, फिर अब ऋतिक बोलेंगे दोबारा नहीं होगा। तो उसमें अब आप एक क्रोध, एक बदला लेने का भाव दे सकते हो कि उन्होंने मन ही मन सोच लिया है कि यार अब तो उसकी मां बहन कर दूंगा मैं। भाई साहब इसको बोलते हैं एक्टिंग। देखते हैं वो क्रोध सेतुपति साहब ने कैसे दिखाया है। इस जरा से धक्के में वो सारे भाव कन्वे हो गए हैं। टू सटल बट वेरी इफेक्टिव फॉर द फिल्म। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेतुपति साहब हथौड़ा लेके मारने जा रहे हैं। हल्का सा एक दो सीन के लिए एक शैतान पर फोकस करा गया है और भैया सारी बात कन्वे हो गई कि घुस गया वेदा के अंदर एक शैतान। वहीं हमारे वाले सीन्स में तो स्पून फीडिंग चल रही है और बच्चे की तरह एक एक बात समझाई जा रही है। पहले ये कह के वेदा का शैतान होना एस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद पूरे दशहरे का माहौल दिखाया गया। इवन रावण को फुकते हुए भी दिखाया गया, तब जाके मारा है भाई ने हथौड़े के साथ। बंटी तो चूतिया है। शायद पुष्कर एंड गायत्री जब इस कहानी को हमारी पृष्ठभूमि में डाल रहे होंगे तो उनके इंटेंशन तो सही रहे होंगे, उनके दिमाग में शायद क्या रहा होगा उसको जानते हैं। उसके लिए एक और छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि सेतुपति साहब ने एक इंटरव्यू में बोला है कि जब मैं किसी किरदार को निभाता हूं तो उस शहर की वाइब लाने की कोशिश करता हूं अपने किरदार में जिस शहर में कहानी बेस्ड है। कहते हैं उधर चेन्नई के लोग ही कुछ ऐसे हैं, बहुत कम एक्सप्रेसिव। उधर यहाँ यूपी में अगर किसी इंसान पे जरा सी पावर भी आ जाए ना, तो अगर उसकी मूछें भी नहीं आती हैं तब भी वो मूछों को ताव देने लग जाता है। मतलब यार ये तो सही बात है, हम लोगों में ड्रामा तो भरा हुआ है, जिसकी वजह से ऋतिक का थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक होना जायज हो जाता है। खैर आगे बढ़ने से पहले आप बताएं कि क्या वहां के लोग सच में लेस एक्सप्रेसिव हैं
प्लीज कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोनों ने अपने इंट्रोडक्शन वाले सीन किस तरीके से प्ले करे हैं। कैमरा हॉल से वेदा की तरफ जाता है। पहले सेतुपति साहब कोई लोग नहीं देते, लेकिन फिर देखो ये हल्की सी स्माइल आ जाती है, जैसे मन ही मन सोच रहे हो कि देखो कैसे चौंका दिया मैंने इन लोगों को। और अपनी स्मार्टनेस पे वो बहुत गुरूर वाली हंसी है और आगे उनके भाव महीन तरीके से बदलते हैं। यहाँ वही सेम तरीके से कैमरा पैन होता है और जब फर्स्ट इमेज आप देखते हो तो उसमें ऋतिक एकदम वो हैवान जैसे लग रहे हैं, जैसे वो जानबूझ के दिखाना चाह रहे हैं कि मैं कितना बड़ा वाला हैवान हूँ। फिर एकदम भाव पलटते हैं और वही वाली स्माइल आती है कि देखो कैसे मैंने लोगों को आउट स्मार्ट कर दिया है। लेकिन फिर वही वाले भाव जिसमें वो एकदम हैवान शैतान लग रहे हैं वही पकड़ लेते हैं और अपने आप को जानबूझ के ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जो पुलिस वालों ने अपने दिमाग में एक इमेज बना रखी होगी कि यार वेदा तो बहुत बड़ा हैवान है। नीचे बैठते हैं और फिर वही वाली हंसी आती है। अगेन व्हाट अ परफॉर्मेंस। उसके बाद पुलिस वाला बोलता है ये है वेदा बेताल। जैसे हम वो शुरुआत में आई कहानी के बाद ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये किरदार बेताल से इन्फ्लुएंस्ड है। बंटी तो चूतिया है। तो इन लोगों ने इस नाम के आगे बेताल ऐड करके कर दी ना स्पून फीडिंग। खैर आगे के पॉइंट्स को समझने के लिए एक और कहानी सुननी होगी आपको। कौन है वेदा? वेदा वो इंसान है जो अपने आप को विक्रम से बिल्कुल भी कम नहीं आंकता। हाँ वो बात अलग है कि दोनों के काम धंधे बिल्कुल अलग हैं। अगर आप इस फिल्म को वेदा के पर्सपेक्टिव से समझोगे तो प्रेजेंट टाइमलाइन में मतलब जब वो विक्रम से मिलता है तब वो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। उसके कोई गैंग के अंदर का आदमी बाहर खबरें लीक करता है, अपने जवाब ढूंढने के लिए वो विक्रम को चुनता है। एक्चुअली वो दो वजहों से थाने में आता है। एक तो उसको कंफर्म करना है कि एक्चुअली उसके भाई को किसने मारा है और दूसरा वो देखना चाह रहा है कि क्या विक्रम सच में लायक है मेरे सवालों के जवाब देने के लिए। तभी वो उससे मॉरल डिलेमा यानी नैतिक असमंजसता वाले सवाल पूछता है। चलिए देखते हैं दोनों ने अपनी पहली मुलाकात में कैसे रिएक्ट किया। देखो कैसे वो फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ माधवन को देखते हैं, ऐसे दोनों हाथ टेबल पर रख के रुआब सा झाड़ते हैं। लेकिन फिर एक हल्की सी स्माइल आती है जो ईज के साथ विक्रम को अप्रिशिएट करती नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक को देखो जो पहले वही शैतानी लुक मेंटेन करे हुए हैं। फिर वो उसे तोड़ते हैं और नीचे देख के हल्की सी स्माइल आती है, जैसे अपने पे ही खुश हो रहे हो कि यार बना दिया सालों को बेवकूफ। ऐसा भी फील होता है कि जैसे यार विक्रम को तो ये बेवकूफ समझ रहे हैं। उधर दोनों के बीच बेंटर यानी मीठी तकरारें चल रही हैं। उधर सेतुपति के एक्शन से आपको लगेगा कि या तो ये खुद कंफर्टेबल हो गए हैं या फिर विक्रम को कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना क्वेश्चन सरका दें। कंफर्टेबल सेतुपति को जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसने ही मेरे भाई को मारा है तो एक सेकंड के लिए उनके सारे भाव उड़ जाते हैं। वहीं ऋतिक की बॉडी लैंग्वेज में आपको वो ईज नहीं दिखता है। उनके इंटरेक्शन से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो विक्रम को गिल्ट में डाल रहे हैं। अपने मेहमान से बदसलूकी करेंगे आप। तब वो पूछते हैं शिवगढ़ एनकाउंटर में आप ही थे? अपने भाई की मौत का कंफर्म हो जाने के बाद आप उनके चेहरे पे हल्का सा गुस्सा देख सकते हो। ऐसा फील होता है कि विक्रम नहीं बल्कि वे विक्रम का इंटेरोगेशन कर रहे हैं। जहां उसी समय सेतुपति और माधवन के बीच आपको एक केमिस्ट्री डेवलप होती हुई नजर आएगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और वेदा की पहली बैक स्टोरी खत्म होती है। फिर जब प्रेजेंट टाइमलाइन का फ्रेम आता है तो ऐसा फील होता है कि सेतुपति साहब कहानी सुनाते सुनाते बिल्कुल घर जैसे कंफर्टेबल हो गए हैं। वहीं इसी सीन में जब आप ऋतिक को देखोगे तो लगेगा कि कहानी सुनाते सुनाते वो खुद आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन में चले गए हैं और कहानी कहते कहते खुद की मॉरलिटी पर सवाल कर रहे हैं कि यार मैंने जो करा सही करा या गलत करा। खैर दोनों ही वेदा अब मॉरलिटी यानी नैतिकता वाले सवाल पूछते हैं। सेतुपति का जवाब मिलने के बाद ऐसे वो विक्रम की प्रशंसा में ताली बजाते हैं और खुश होते हैं कि बढ़िया जवाब दिया विक्रम ने। उसके बाद उनकी आंखें उचकाने से ऐसा लगता है कि अब ये खुद को प्राउड फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है। वहीं ऋतिक वाला वेदा ऐसा लगता है कि वो इंटेरोगेशन के साथ साथ विक्रम को मैनिपुलेट भी कर रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। सजा किसको मिलनी चाहिए वाला सवाल ऐसा लगता है कि ये तो एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, मतलब जवाब कुछ भी आए लेकिन उसको तो ये प्रूव करना था कि वो सही है। जब विक्रम जवाब देते हैं तो ऋतिक के चेहरे पर वो एक शैतानी हंसी आ जाती है कि बेटे मैंने अपनी मन की बात कहलवाई दी इससे। दोनों ने अपने अपने अंदाज में बात प्रूव कराई। फिर माधवन साहब अपनी मोरालिटी रखते हैं जिसकी वजह से सेतुपति साहब खुद के आत्मनिरीक्षण में चले जाते हैं।
खैर जब आप ये पूरे सीन को एनालाइज करते हो तो आपको महसूस होगा कि ऋतिक ने इन सीन्स में डोमिनेट किया है, वो हावी हो गए हैं। उनके सीन्स इंटेरोगेशन ज्यादा नजर आते हैं, वहीं सेतुपति वाले सीन्स सिंपल टेस्ट की तरह लगते हैं। सेतुपति वाले सीन्स में सामने एक्टर की एप्रिसिएशन भी नजर आती है। खान पे हावी हो जाना, ऋतिक का प्रेजेंट टाइमलाइन में सैफ अली खान पे हावी हो जाना एक्चुअली फिल्म के लिए सही बात नहीं है। What? क्योंकि विक्रम को सवालों पहेलियों के जवाब देने हैं, वो हैं प्रेजेंट टाइमलाइन के हीरो। यहीं से आपको खुशबू आ जाएगी कि शायद ऋतिक ने अपना परफॉर्मेंस सेल्फ कॉन्शियस होकर दिया है कि मतलब मैं हूं फ्रेम में और कोई है ही नहीं। वहीं सेतुपति साहब ने सीन्स सेल्फलेस होके दिए हैं। आगे आपको और पता लगेगा इस बारे में। पता है हमारा दोनों किरदारों के प्रति सम्मान क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि दोनों एक्चुअल में ही सेल्फलेस थे। विक्रम सब कुछ अब्बास या साइमन की जान की खातिर कर जाता है, वहीं वेदा अपने भाई के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड से लड़ जाता है, जिसकी वजह से आप इसको टू हीरो फिल्म मानते हो। लेकिन यहाँ ऋतिक के बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से कोई और शाइन कर ही नहीं पाया। इस पे बात करने के लिए एक कहानी और सुननी पड़ेगी। देखो, नो डाउट ऋतिक ने इस दुनिया में रमने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने लखनवी एक्सेंट पूरी तरह पकड़ लिया है और वो बाहुबली वाले हाव भाव भी पूरी तरह ऑन पॉइंट हैं। लेकिन उस दुनिया में उनके साथियों से उनकी कोई भी केमिस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से वो उस दुनिया का पार्ट लगते ही नहीं। ऐसा लगता है कि दो शहरी लौंडों को उस दुनिया में डाल दिया गया है। कर दिए चीचा लेदर। वहां ओरिजिनल में एक सीन है जहां सेतुपति वो गाड़ी को पास कराते हैं, तो कैसे बाद में वो अपने भाई लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। भाई साहब, उनकी सभी से केमिस्ट्री उन शुरुआती सीनों में ही बन जाती है। एक्चुअली ऐसे आइकॉनिक किरदार के आसपास के नॉर्मल लोग, उनसे अच्छी केमिस्ट्री ऐसे मानो कि हमसे केमिस्ट्री। ऊपर से आपने ऋतिक की बैक स्टोरी में एक्स्ट्रा एक्शन डाल दिया है, नाच गाना भर दिया है। बाय द वे थे वो सब भी बेहतरीन। कौन भूल सकता है वो सीन जहां एक तरफ वो आइकॉनिक गाना चल रहा है और दूसरी तरफ एक्शन चल रहा है। मतलब आपने ऋतिक की तरफ ज्यादा झुका दी फिल्म। ये फिल्म के ओवरऑल नैरेटिव के लिए अच्छी बात नहीं है। एक और सीन है जो दोनों ही फिल्मों में बिल्कुल अलग दिखाया गया है। उसमें आपको वो सेल्फलेस और सेल्फ कॉन्शियस वाली बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। वेदा की सेकंड स्टोरी में अब जब वो इस पावर को और एंजॉय करने लग गया है, एक नशा सा चढ़ गया है उसके ऊपर, उन पे अटैक हो जाता है और सेतुपति साहब ऐसे भौचक्का तरीके से देख रहे हैं कि ये आदमी है कौन, लड़ाई क्यों ही कर रहा है हमसे। सिर्फ एक दो फ्रेम में हल्के से कंफ्यूजन वाले भाव देख सकते हैं आप उनके चेहरे पर। उसके बाद पुन्नी लड़ाई में उतर पड़ता है। पहले तो अपने भाई को देख के ऐसे प्राउड और खुश हो गए, वो बोले वाह लौंडा क्या बढ़िया फाइट कर रहा है। उसके बाद वो उनकी प्रोटेक्टिव सेल्फ रक्षात्मक तरीका बाहर आ जाता है कि नहीं यार भैया को बचाना है। एक्चुअली उस सीन में उनके भैया ने उनकी जान बचाई थी। मतलब दूर से देखो तो ये सीन उनसे ज्यादा उनके भाई के बारे में है कि कैसे उसने उनकी जान बचाई थी। वहीं ऋतिक वाले सीन में तो कहानी पूरी तरह चेंज कर दी गई है। वहां वो भी कंफ्यूज हैं कि ये हमसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं। कंफ्यूजन और टू मच पावर, क्या बेहतरीन प्रदर्शनी लगाई है उन्होंने इस सीन में। लेकिन अभी भी वो इंटेंसिटी गहराई नहीं थी फाइट में। फिर भाई कूद पड़ता है फाइट में, जिसको देख के वेदा एकदम खुश हो जाता है। लेकिन अपने भाई को पिटता हुआ देख ऋतिक एकदम इंटेंस हो जाते हैं। आप देख रहे हो ना कि क्या बेहतरीन तरीके से उनके चेहरे पर भाव बदल गए हैं। व्हाट आ परफॉर्मेंस। गुस्सा एकदम चरम पे चला गया और बचा ली उन्होंने अपने भाई की जान। एक बार फिर ये सीन उनके भाई नहीं उनके बारे में हो गया। उनको लगातार हीरो सेव द डे कि भाई बचा लिया हीरो ने, इस तरीके से ट्रीट करा गया है। उनकी ये सेल्फ कॉन्शियस कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस वो दो हीरो वाले नैरेटिव का बैलेंस पूरी तरह बिगाड़ देती है। और जिंदगी में संतुलन होना तो बहुत जरूरी है दोस्त। खैर, इस वीडियो को खत्म करने से पहले ऋतिक की तारीफ के लिए एक कहानी और सुन लो। यार ऋतिक वाले वेदा ने जो अपनी बैक स्टोरी सुनाई थी ना, उसमें आप उनके अलग अलग भाव देख सकते हो। पहली वाली स्टोरी में उनके चेहरे पर वो नादानी इनोसेंस दिख जाती है। वहीं अगली कहानी में वो नई नई पावर को एंजॉय करते नजर आते हैं। दिख जाएगा आपको कि उनके अंदर शैतान की एंट्री हो गई है। आगे की कहानी में जब वो AK-47 चलाते हुए नजर आते हैं ना, आगे की कहानी में उनके चेहरे पे आपको दिख जाएगा कि शैतान उनमें पूरी तरह उतर चुका है। वहीं प्रेजेंट टाइमलाइन में आपको दिख जाएगा कि उन्होंने शैतान के साथ सामंजस्य बैठा लिया है। मतलब यार वाओ। आई थिंक ये ऋतिक का
वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था। आपका इस रोल और पूरी फिल्म के बारे में क्या कहना है वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो गाइज आपको ये दूसरा गालबाज पर्सपेक्टिव एपिसोड कैसा लगा वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पहला एपिसोड देखना हो तो वो ऊपर फ्लैश होना शुरू हो गया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।